हेलो गाइस, तो मैं फिर से आ गया हूँ फिजिक्स के एक नए लेक्चर के साथ। और आज हम अपने क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 और यूनिट नंबर 2 यानी कि काइनेमेटिक्स को शुरू करने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है बेटा, और बहुत मज़ा आएगा इस चैप्टर में आपको। और ये चैप्टर आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि आने वाले फिज़िक्स के जितनी यूनिट्स आएंगी, इवन 11th एंड 12th, उसमें इसके कंसेप्ट इस्तेमाल होने हैं। कुछ आपने ये पहले पढ़ा हुआ भी है 9th क्लास के अंदर। 9th क्लास के अंदर मोशन पढ़ा है ना आपने, मोशन वाला चैप्टर। तो कुछ झलक उसकी यहाँ आपको नज़र आएगी, पर वहाँ थोड़ा सा हमने छोटा पढ़ा था उसको, यहाँ थोड़ा सा बड़ा करके पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेटा मैं हूँ सक्षम वत्स, और करते हैं अपना आज का लेक्चर शुरू। तो काइनेमेटिक्स क्या है, पहले तो चैप्टर का नाम से समझो। देखो काइनेमेटिक्स है ना। अब काइनेमेटिक्स का नाम क्यों रखा? क्योंकि काइनेमेटिक्स वर्ड का जो मीनिंग होता है फिजिक्स के अंदर, जैसे काइनेटिक होता है, डायनेमिक होता है, इन सब का मतलब होता है मोशन। क्या मतलब होता है? मोशन। तो जब बॉडी मोशन में हो तो फिजिक्स की वो ब्रांच जो बॉडी के मोशन को स्टडी करे, वही क्या है? काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स खुद एक ब्रांच है किसकी? मैकेनिक्स की। और जो मैकेनिक्स है फिजिक्स में, इसका मतलब होता है एक तरह से स्टडी ऑफ पोजीशन। पोजीशन क्या हो सकती है? रेस्ट हो सकता है, मोशन हो सकता है ना। तो रेस्ट है या मोशन है, बॉडी की दो ही, देखो किसी भी बॉडी की दो ही पोजीशन हो सकती है। या तो बॉडी रुकी हुई है या बॉडी चल रही है। कभी भी देख लो, आपने आसपास कोई भी एग्जाम्पल उठा के देख लो, या तो बॉडी रुकी होगी या चल रही होगी। रुकी हुई बॉडी किसको कहते हैं? जब बॉडी की पोजीशन उसके बैकग्राउंड में चेंज ही ना हो। और जब बॉडी की पोजीशन उसके बैकग्राउंड में चेंज हो जाए तो वो मोशन हो जाएगा। ये मार्कर है, मैंने पकड़ा हुआ, इसका बैकग्राउंड ये है, इसकी पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही तो ये रेस्ट पे है। ये मूव करने लग जाए तो इसकी पोजीशन पहले यहाँ थी, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो ये मोशन में कहलाएगा। ये अपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि रेस्ट और मोशन क्या होता है। तो हम जो काइनेमेटिक्स में पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, वो क्या है? ओनली मोशन। रेस्ट को ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे हम, ज़्यादा किसको पढ़ेंगे? मोशन को। कि भाई मोशन क्या चीज़ है, कोई बॉडी है तो कितनी स्पीड से मूव कर रही है ना, क्या कुछ चीज़ें उसके अंदर होंगी। और इसके अंदर, इस काइनेमेटिक्स चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ग्राफ्स, वेक्टर एंड मोशन इन प्लेन। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। इन्हीं को मिलाकर ये पूरा आपका चैप्टर बनेगा। डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, आपने पहले पढ़ा हुआ है। एक्सेलरेशन क्या है, पहले पढ़ा हुआ है। स्पीड, वेलोसिटी सब पढ़ी हुई है आपने। बस उसको हम थोड़ा सा फैला देंगे, मतलब और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ बातें सोच सकते हो तुम भूल भी गए हो, उसको थोड़ा सा याद भी कर लेंगे। तो इन सब चीज़ों को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर को करते हैं अपना शुरू। और सबसे पहले मैं इसमें बताऊंगा आप लोगों को, मोशन के बारे में मैंने बात करी तो मोशन की बात कर लेते हैं कि भाई टाइप्स ऑफ मोशन कितने हो सकते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशन? मोशन की कितनी टाइप्स हो सकती हैं, है ना। मोशन की कितनी टाइप्स हो सकती हैं? तो मोशन की बेटा बेसिकली सिर्फ 3 ही टाइप है। 3 टाइप हैं। पहला मोशन हो सकता है आपका रेक्टिलिनियर, या इसको बोल देते हैं हम ट्रांसलेटरी मोशन। दूसरा हो सकता है सर्कुलेटरी, या फिर हो जाता है रोटेटरी मोशन। तीसरा है ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। तो पहला है रेक्टिलिनियर या ट्रांसलेटरी मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है या ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? तो जैसे नाम से क्लियर है, रेक्टिलिनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। यानी कि व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन देन इट्स मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है।
उसको क्या बोलेंगे हम, रेक्टिलिनियर मोशन। कब, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही हो, कभी भी कोई भी बॉडी। और ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, तो ये भी वही है कि जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो। तो भी इनमें दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, तो इन दोनों के डिफरेंस को समझने के लिए एक डेफिनेशन आपको समझनी पड़ेगी। वो डेफिनेशन है बेटा पॉइंट ऑब्जेक्ट। व्हाट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो तुम्हें लगेगा पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट अ पॉइंट, पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। बट ऐसा नहीं है। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट, जब कोई भी बॉडी मूव कर रही है एंड इट ट्रेवल वेरी लार्ज डिस्टेंस एज कंपेयर्ड टू इट्स साइज। जब एक बॉडी बहुत बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करे, यानी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर ले, किसके कंपैरिजन में, अपने साइज के कंपैरिजन में, तो उस बॉडी को क्या बोल दिया जाता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि बॉडी छोटी हो। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल लेके हम चलते हैं। एग्जांपल क्या है कि मान लो बुलेट है, फटफटिया नहीं, गन की बुलेट। अब मान लो गन की बुलेट को मैं फायर करता हूँ, तो गन में से निकली बुलेट का साइज छोटा होता है, मगर जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वो डिस्टेंस क्या है, बहुत बड़ा डिस्टेंस है ना, गोली बहुत दूर तक जाती है ना। तो उस केस के अंदर हम उस बुलेट को क्या कंसिडर करेंगे, एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ तो तुम कहोगे सर छोटा ही था, तो एक बड़ा एग्जांपल देता हूँ तुम्हें। अर्थ कितनी बड़ी है, इमेजिन कर सकते हो, अर्थ बहुत बड़ी है। अर्थ किसके चारों तरफ घूम रही है, सन के चारों तरफ घूम रही है। तो सन के अराउंड घूमते घूमते जो सरकमफ्रेंस वो ट्रैवल करेगी, उसका जो डिस्टेंस है वो अर्थ के साइज में बहुत बड़ा है। ऐसे दिखाते हैं ना, ये भाई ये छोटी सी अर्थ है, ये सन है, तो ये छोटी सी अर्थ, ये सरकमफ्रेंस बहुत बड़ा है। तो ये अर्थ इस केस में क्या कंसीडर की जाएगी, पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर की जाएगी। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है ना, कि जब ऑब्जेक्ट अपने साइज से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर ले तो उसको क्या बोल देंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल इसका और हो सकता है। तो रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी में ये बेसिक डिफरेंस है। रेक्टिलिनियर में क्या है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन में जाएगा तो रेक्टिलिनियर, और ट्रांसलेटरी क्या होगा, पूरी की पूरी बॉडी जब जाएगी स्ट्रेट लाइन में, ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ी सी दूर में जाएगी, तो उसको बोल देंगे ट्रांसलेटरी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँ, रेक्टिलिनियर वाला तो एग्जाम्पल दे दिया मैंने, बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन, तो बुलेट बहुत दूर तक जाएगी, स्ट्रेट लाइन में जाएगी, वो रेक्टिलिनियर मोशन हो जाएगा। ट्रांसलेटरी क्या होगा, तो ट्रांसलेटरी के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। मान लो ये बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स को एक पर्सन ने यहाँ से धक्का दे के और यहाँ तक मूव करवा दिया स्ट्रेट लाइन में, इसका ट्रांसलेटरी मोशन है। या ऐसे इंक्लाइंड प्लेन ले लिया, इस इंक्लाइंड प्लेन से इस बॉक्स को यहाँ से ड्रॉप कर दिया, ये स्लाइड करता हुआ नीचे आ गया यहाँ तक, तो ये मोशन भी स्ट्रेट लाइन में ही है, चाहे इंक्लाइन में है मगर है तो स्ट्रेट लाइन में, तो क्या होगा, ट्रांसलेटरी। मार्कर को यहाँ से छोड़ दिया, ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, ये भी ट्रांसलेटरी है, कोई ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं हुआ। तो रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी में बेसिक डिफरेंस होता है। और हम काइनेमेटिक्स में इसी को पढ़ने वाले हैं डिटेल में, पूरा चैप्टर इसमें ख़त्म हो जाएगा। दूसरा टाइप जो है सर्कुलेटरी और रोटेटरी मोशन, ये आपका यूनिट नंबर 5 रोटेशन में आएगा, और ये आएगा यूनिट नंबर 10 ऑसिलेशन एंड वेव्स के अंदर। तो ये दोनों को हम वहाँ पढ़ेंगे डिटेल में। डेफिनेशन अगर मैं तुमको सिर्फ बता दूं तो सर्कुलेटरी नाम से क्लियर है, जब बॉडी सर्कल में घूमे, जैसे अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन, तो सर्कुलेटरी मोशन है, क्योंकि सर्कुलेटरी में एक पॉइंट होगा, ठीक है, उस पॉइंट के अराउंड बॉडी घूम रही होगी। सर्कल का एक पॉइंट होता है, सेंटर होता है, उस सेंटर के अराउंड घूमे तो सर्कुलेटरी। रोटेटरी, अब देखो सर्कुलेशन में और रोटेशन में अंतर होता है। सर्कुलेशन में रोटेशन में क्या अंतर होता है, अब सर्कुलेशन में बॉडी जैसे सर्कुलेट कर रही है एक सेंटर के अराउंड, बट रोटेशन में बॉडी घूमती ऐसे ही है, बट वो रोटेट क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि वहाँ एक सेंटर यानी कि पॉइंट ना होके वहाँ एक एक्सिस हो जाती है। शक्तिमान देखा सबने, देखा ना सबने। अब शक्तिमान क्या करता है, ऐसे करता है और ऐसे घूम जाता है, अपने पैरों के अराउंड घूमता है ना, ऐसे ऐसे, ये शक्तिमान है, ये ऐसे घूम रहा है, अपने एक्सिस पे घूम रहा है, तो उसको क्या बोल देंगे, रोटेटरी मोशन। तो सर्कुलेटरी मोशन का एग्जांपल बताया, अर्थ का रोटेशन सन के अराउंड,
अर्थ जब घूम रही थी ना सन के अराउंड, ऐसे अर्थ अपने एक्सिस पे भी घूमती है ना लट्टू की तरह, और अपने एक्सिस पे घूमती है 24 घंटे के अंदर, सन के अराउंड घूमती है 365 दिन में, है ना। तो अर्थ का रोटेशन अपनी एक्सिस पे तो हो जाएगा रोटेटरी मोशन, यानी कि अर्थ ऐसे है और ऐसे घूम रही है, ऐसे 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 अपने एक्सिस पे, तो रोटेटरी मोशन है, और सन के अराउंड सर्कुलेटरी मोशन है। पंखा देखा सबने अपना, सीलिंग फैन घर के अंदर, उसका मोशन कैसा होता है, रोटेटरी मोशन होता है। कोई भी पहिया है, अब पहिया जो है ये एक्सल होता है, इस एक्सल के ऊपर ही घूमता है, तो व्हील का मोशन भी कैसा हो जाएगा, रोटेटरी मोशन। तो एक एग्जांपल है सर्कुलेटरी रोटेटरी। इसी तरह ऑसिलेटरी वाइब्रेटरी मोशन क्या है, ऑसिलेटरी मोशन वो मोशन होता है, ये ऑसिलेटरी मोशन ये वो मोशन होता है जिसमें बॉडी क्या करती है, ऑसिलेट करती है। ऑसिलेट का मतलब या तो एक पॉइंट के अराउंड आगे पीछे या ऊपर नीचे, टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ, ये मोशन होता है टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ। अगर किसी बॉडी का मोशन इस तरह से है, ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, बस वो इस तरह से या इस तरह से, इस तरह से या इस तरह से मूव कर रही है, तो उसका मोशन क्या कहलाएगा, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल क्या हो सकता है, तो पेंडुलम सबसे अच्छा एग्जांपल समझाया जाता है ऑसिलेटरी में। ये पेंडुलम है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, ऐसे जा रहा है ऐसे, तो मोशन ऑफ बॉब ऑफ अ पेंडुलम इज अ एग्जांपल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। वाइब्रेटरी क्या होगा, जब यही ऑसिलेशन बहुत हाई स्पीड से हो जाए, यही ऑसिलेशन क्या हो जाए, हाई स्पीड से, यानी कि फ्रीक्वेंसी बहुत तेज हो जाए, तो उसको यानी कि बॉडी ऐसे ऐसे तो घूम रही थी मगर ये इस तरह से बहुत तेज हो जाए, तो उसको बोलेंगे वाइब्रेटरी मोशन। तो वाइब्रेटरी मोशन क्या होगा, जैसे मान लो गिटार है ना, गिटार बजाया कभी, चलो नहीं बजाया होगा, तो गिटार की जो वायर होती है, वायर पे जब हिट करते हैं तो वायर ऐसे बहुत तेज़ वाइब्रेट करिए। 10th क्लास में अगर तुमने एक्सपेरिमेंट किया होगा ट्यूनिंग फोर्क का, है ना, वो चिमटा होता है ऐसा होता है ना, इसके जो दोनों प्रॉन्ग्स हैं, ये इसको जब हिट करते हैं बहुत तेज़ वाइब्रेट करते हैं, तो वो जो मोशन है वो क्या है, वाइब्रेटरी मोशन। बाकी इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे किसी चैप्टर के अंदर 5th और 10th में। तो हमें पढ़ना है रेक्टिलिनियर या ट्रांसलेटरी मोशन को। तो ये मैंने एक ओवरव्यू दिया आपको मोशन के बारे में। असली कहानी काइनेमेटिक्स की शुरू होती है अब, क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं दो चीज़ों को, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। देखो, डिस्टेंस का दूसरा नाम होता है बेटा पाथ लेंथ, और इधर डिस्प्लेसमेंट। मैं डिफरेंस नहीं बता रहा, मैं सिर्फ समझाने के लिए एक लाइन लगाई है। तो पढ़ते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशन तो तुम्हें पता ही होंगी। डिस्टेंस क्या होता है, देखो मैंने नाम भी लिख दिया, पाथ लेंथ। तो डिस्टेंस इट इज़ द टोटल लेंथ, इट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जिस रास्ते से गया है उस रास्ते की टोटल लेंथ क्या कहलाती है, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, यानी कि जहाँ से वो स्टार्ट हुआ और जहाँ उसने ख़त्म किया, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर और एंडिंग पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अगर थोड़ा सा और समझें तो क्या कहेंगे हम। मैंने कहा भाई एक बॉडी ए से चली और उसे जाना था बी पर, तो एक बार मिस्टर राम है ये, ए से गए बी पर इस रास्ते से, इसका मन बदल गया और वो चला गया सी पर, और सी से आकर बी पर, ठीक है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया। तो अब डिस्टेंस तो है, देखो कितना डिस्टेंस कितना है, ए बी, मान लो मैं कहता हूँ ये 15 मीटर, ये 10 मीटर, ये 20 मीटर। तो ये जो ए बी है क्या ये ए सी प्लस सी बी के बराबर है, बिल्कुल नहीं है। मतलब जब वो यहाँ से जाएगा तो 15 मीटर, और यही डिस्टेंस ए बी वो ए सी प्लस सी बी भी जा सकता है। उस केस में क्या होगा, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, यानी कि जो रास्ता वो ट्रैवल कर रहा है उसकी टोटल लेंथ निकालनी है। मान लो उसका मूड बदल गया, वो ऐसे घूम के ऐसे गया, तो इसमें और अलग रास्ता आएगा, ऐसे घूम के ऐसे चला गया,
इसमें और अलग आएगा, ऐसे ऐसे नाचते 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 चला गया, इसमें और अलग आएगा। यानी कुल मिला के जो डिस्टेंस है वो है तो वही, जिस रास्ते से जा रहा है उसकी टोटल लेंथ निकालनी है। तो ये एग्जांपल मैंने किस लिए दिया है, बताने के लिए दिया है कि पॉइंट मेरा स्टार्टिंग पॉइंट वही है, एंडिंग पॉइंट भी वही है, यानी कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट मेरे दोनों क्या हैं, सेम हैं, बिल्कुल सेम हैं। बट अलग अलग केस में डिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग आ रही है। तो मैं ये कह सकता हूं कि देयर कैन बी मैनी वैल्यूज ऑफ डिस्टेंस, देयर कैन बी मैनी वैल्यूज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है। बट यहां जब हम आते हैं, यही एग्जांपल लिया, किसी भी रास्ते से जाओ, इन दोनों का शॉर्टकट क्या होगा, यही होगा। हर केस में आंसर कितना आएगा, 15। चाहे किसी रास्ते से चले जाओ, आंसर क्या आएगा, 15। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो अगर मैं स्क्वायर ले लेता ABCD, मुझे C तक जाना है, तो मैं इधर से भी जा सकता हूँ, मैं इधर से भी जा सकता हूँ, मैं इससे भी जा सकता हूँ। तीनों ही केस में डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, यही आएगा, A to C। ऐसे यहाँ क्या आएगा, AB। तो ये क्या है, शॉर्टकट पाथ एक पॉइंट से। तो इसका मतलब दो पॉइंट के बीच में एक ही वैल्यू हुई ना, यहाँ तो बहुत सारी वैल्यूज थी, वहाँ क्या होगी, देयर इज यूनिक वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स। किसी भी दो पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट की केवल और केवल एक ही वैल्यू होगी। ठीक, अब और आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस इट कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव। ये क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि भाई अपने प्लेस से थोड़ा सा भी हिलोगे तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो ट्रेवल हो ही जाएगा, है ना। तो कभी जीरो नहीं हो सकता, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। बट जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, ये तीनों हो सकता है। पॉजिटिव का एग्जांपल मैंने दे दिया, जीरो क्या होता, यहाँ से यहाँ गया और वापस आ गया B से A, इनिशियल फाइनल सेम पॉइंट, नो डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा उस केस में। नेगेटिव क्या होता है, तो जब हम वेक्टर पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव क्या होता है। जब डायरेक्शन ऑपोजिट ली जाती है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाता है, अदरवाइज नेगेटिव नहीं होता। जैसे मान लो मैंने इस मार्कर को ऊपर थ्रो किया, ये मार्कर ऊपर गया, तो मैंने फोर्स लगाई ऊपर, तो मेरी फोर्स के लिए इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। बट इसको रोक कौन रहा है, ग्रेविटी रोक रही है ना इसको, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये वेक्टर में आएगा, जो वेक्टर में इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हो गए अपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। अब मैं एक बात पूछूं कि भाई क्या डिस्टेंस आपको कहीं से भी डायरेक्शन बताता है, क्या डिस्टेंस कहीं से भी डायरेक्शन बता रहा है। मैंने लिख दिया भाई डिस्टेंस 30 मीटर है, तुम्हें क्या पता इससे गया है इससे गया। अगर मैं ये यहाँ नहीं लिखा होता तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कौन से रास्ते से गया है। तो इसका मतलब यहाँ डायरेक्शन नहीं होती, इसीलिए डिस्टेंस क्या हो जाता है, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। क्या हो जाती है ये, स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट बता रहा है भाई जाना यही जाना है, यहाँ से यही जाना है, इनिशियल फाइनल के बीच का जाना ही यही है, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन बता रहा है। और जिसकी डायरेक्शन होती है वो क्या होता है, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। अब ये स्केलर वेक्टर आप पढ़ोगे कब, इसी चैप्टर में, जब थोड़ा सा थर्ड चैप्टर आएगा, इसी का थर्ड पार्ट आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे वेक्टर को। तो वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हो, स्केलर वो होता है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, वैल्यू हो, उसकी कोई डायरेक्शन ना हो, तो ये स्केलर हो जाएगा और ये वेक्टर हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है? ऑब्वियस सी बात है नहीं, क्योंकि पहले क्या लिखा, शॉर्टेस्ट पाथ, यानी कि पाथ कह लो या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह लो। तो छोटे से छोटा डिस्टेंस है, वो है तो डिस्टेंस ही, तो डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। तो हम ये कह सकते हैं जो डिस्टेंस है इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट।
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक दूसरे से क्या होंगे, यानी डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। ठीक है, या तो इससे बड़ा होगा या इसके बराबर होगा। क्लियर होगी बात ये। अगर मैं पूछ लूँ कि ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जिसमें डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर है, तो कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है? व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जब बॉडी कहाँ मूव कर रही है? स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, बिल्कुल ऐसे। ये स्ट्रेट लाइन में जा रही है ना, तो जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाएगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। बट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वहाँ बराबर होंगे। जैसे मान लो ए, ये बी, ए से बी मान लो मैं कहता हूँ 20 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ 20 मीटर है, डिस्टेंस भी 20 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट भी 20 मीटर है, तो इस केस में ये बराबर हो सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब हम थोड़े से इसके क्वेश्चन देखते हैं किस तरह के आते हैं। तो एक बार इसको नोट कर लो, पॉज करके फटाफट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। एक बॉडी है, वो ए से चली बी तक, टोटल डिस्टेंस है 20 मीटर, और बी से वापस ए की तरफ आ गई सी पॉइंट तक, ये डिस्टेंस था 12 मीटर। बी से सी जब वापस आई तो हमें बताना है कि इसका भी डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है, बताओ। बड़ा आसान सवाल है, वैसे पोज करके बार सोल्व करो, फिर मैं कराता हूँ। कर लिया होगा, देखो। तो भाई ए से गया वो बी, बी से आ गया सी, सी पर रुक गया आगे। डिस्टेंस क्या होगा? ए से बी गया तो 20 मीटर, और बी से सी आया तो 12 मीटर। 20 में 12 32 मीटर, ये निकाला ना है? नहीं, ये डिस्टेंस है या कुछ और है? सब यही है। ए से बी 20 मीटर, बी से सी आया वापस, मैंने कहा ये 12 मीटर है। ये कितना है? 12 मीटर। तो 12 मीटर तो आना पड़ेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 20 मीटर जमा 12 मीटर इज इक्वल्स टू 32 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो इन दोनों के बीच का शॉर्टकट तो यही हुआ, टोटल 20 है उसमें 12 ही है, तो कितना बच गया? 8 मीटर। तो 8 मीटर क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। बड़ा आसान क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक बॉडी ए से चली बी पर, बट ऐसे नहीं चली, ऐसे चली। ये इसका सेंटर है ओ पॉइंट, मान लो ये रेडियस है आर, ऐसे हाफ सर्कल में चली। तो मुझे बताओ इसका डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो ये भी आसान है, बट डिस्टेंस देखना है तो ये वाला पाथ होना चाहिए ना। ये सर्कल का आधा हिस्सा है, पूरा होता तो 2 पाई आर होता, पूरा होता तो कितना होता? 2 पाई आर। आधा है तो 2 से डिवाइड, यानी कि पाई आर हो गया डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? आर, ये तो ये भी तो आर ही होगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 2r। ओके सर, आसान आसान से क्वेश्चन करा रहे हो तो पहले आसान से शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल बेस से उठाएंगे, बिल्कुल बेसिक से, उससे आगे बढ़ेंगे। लो, अब मैंने कहा भाई एक हमारे पास, लो जी, ये क्या है? ये सबको पता है क्या है? लो जी, ये क्यूब है। क्या है ये? क्यूब है। अब इस क्यूब में मैं कहता हूं एक बॉडी है, ठीक। अब वो ऐसे चली ओरिजिन से, ओ मान लो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ। ओ से चली ए पर, क्यूब है इसकी साइड ए है, ए से गई फिर वो एफ पर, एफ से गई फिर वो सी पर। समझो ध्यान से, ओ से ए से एफ, एफ से सी। तो बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा। डिस्टेंस तो सारे आसानी से निकाल लेंगे भाई, ये ए गया, ये भी ए, ये भी ए, टोटल हो गया 3a। डिस्टेंस तो 3 आ गया, बट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा ना इसका। थोड़ा सा मैं इसको समझाऊं आपको, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाना, ये है, यानी कि
एक रूम होता है ना, रूम का नीचे वाले कोने से ऊपर वाले कोने को मिलाना है, ये बताना डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट होता है, याद रखना, √3a। ये डिस्प्लेसमेंट होता है √3a, ठीक है। और √3a कैसे होता है, ये आएगा वैसे वेक्टर में। अभी तक मैंने वेक्टर पढ़ाया नहीं है, तो आगे वेक्टर पढ़ाऊंगा, उसके बाद ये भी समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। तो वेक्टर के एक दो क्वेश्चन और भी आएंगे इस डिस्प्लेसमेंट में। जैसे ये क्वेश्चन है, ऐसे ही एक बड़ा खूबसूरत सा क्वेश्चन है कि मेरे पास एक सर्कल है। चलो पहले एक ये वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद वो क्वेश्चन करेंगे सेकंड। तो ये आपको याद रखना है, एक कोने से ऊपर वाले कोने पे मिलाएंगे तो √3a इसका क्या आता है, आंसर आता है, ठीक है। अब इसमें देखो, ये मान लो OABC, मैं कहता हूँ O से A गई बॉडी, हमने फाइंड आउट वही करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों। पहला केस है O2A, दूसरा केस है O2B, तीसरा केस है O2C और चौथा केस है O2D। O2A, O2B, O2C, O2D। स्टार्ट O से हुआ, A पे ख़त्म, B पे ख़त्म, C पे ख़त्म, D पे ख़त्म। डिस्टेंस पहले लिखेंगे और डिस्प्लेसमेंट बाद में लिखेंगे। तो देखो O से A यही है ना, तो हम कह देंगे भाई ये पूरा है 2πr। 2πr का ये कितना है, 1/4 पार्ट है ना, 2πr का 1/4 पार्ट है, तो 2 से 2 पे कट गया, यानी कि कितना आ गया, πr/2। सीधी सी बात है। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये रेडियस इसकी r, ये तो ये कितना हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, √2r, r² + r² और उसका अंडर √2r, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया √2r। आसान था। O2A, O2B अभी किया ही था, O2B ये πr हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2r, r और r। डिस्प्लेसमेंट सीधा यहाँ से यहाँ तक। जब यहाँ से यहाँ तक आ जाए C तक, अब हमें पता है यहाँ तक तो उसने πr डिस्टेंस कवर कर ही लिया है, और ये कितना है, जितना ये था πr/2, यानी कि πr + πr/2 कितना हो, 3πr/2। और डिस्प्लेसमेंट यही होगा, जितना ये था उतना ही आ जाएगा, यानी कि √2r। और वापस O2O आ जाए, D गलत लिखा, O2O वापस, तो डिस्टेंस तो हो जाएगा 2πr, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 0, क्योंकि वहीं पर आ गया। तो ये भी एक 9th क्लास का क्वेश्चन है जो तुमने कभी किया होगा। अब सवाल आता है इस तरह का। अब देखो, ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है, ये है जी रेडियस, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। A से B तक बॉडी गई, ये A से B तक बॉडी गई, और ये एंगल है आपका मान लो 120 डिग्री। तो 120 डिग्री है, तो A से लेकर और इस B तक जाने में इस बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ये बताना है, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा ना AB, ये R है, ये R है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मान लो ये D है, तो हमें D निकालना है, कितना होगा डिस्प्लेसमेंट निकालना कितना होगा। डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, मैं वो नहीं निकाल रहा, मैं डिस्प्लेसमेंट बता रहा हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये A से B। इस तरह के क्वेश्चन में भी आपने याद रखना है डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला, यानी कि जब एंगल दे रखा होगा तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है 2r sin θ/2, 2r sin θ/2। अब ये भी वेक्टर का ही क्वेश्चन है, वेक्टर आएगा उसमें मैं एक बार आपको एक्सप्लेन भी करके दिखाऊंगा कि किस तरह से होता है। तो अभी आपने फॉर्मूला याद रख लेना है, याद रख लो ताकि सोल्व करने में आसानी होगी। तो फॉर्मूला आ जाएगा 2r sin θ कितना है 120, 120/2 कितना होगा 60 डिग्री, तो हो जाएगा 2r sin 60 कितना होता है √3/2, तो 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया r√3। देखो ये फॉर्मूला इक्वली वैलिड है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट निकालना था, तो ये एंगल कितना है 90 है। अगर मैं यहाँ यही फॉर्मूला लगा देता 2r sin 90/2 कितना होता है 45,
और 2r साइन 45 कितना होता है 1/√2। और इस 2 को क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2 r, √2 इंटू √2 r, नीचे क्या है √2, √2 से √2 कट गया, आंसर कितना आ गया r√2। ये देखो √2r फर्स्ट में डिस्प्लेसमेंट ये है ना √2r। तो ये फॉर्मूला आप कहीं भी लगा सकते हो, जब आपको 120 दे रखा हो, 140, मतलब कोई भी एंगल दे रखा हो, उसको आप यहाँ पुट करो, आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं इसका। डिस्प्लेसमेंट के देखो इतने अच्छे अच्छे सवाल आते हैं। अब एक और बहुत बढ़िया सवाल दे रहा हूँ तुमको, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपने, और पहले आपने सोल्व करना है पोज करके, फिर मैं कराऊंगा। हमारे पास एक ये व्हील है, ठीक है, ये ग्राउंड पे रखा हुआ है इस तरह से। इस व्हील पे एक पॉइंट है P, इस व्हील पे क्या पॉइंट है P। अब ये P पॉइंट और इसकी रेडियस है जी R, मान लो ये K पॉइंट है। ये पहिया घूम रहा है, क्वेश्चन क्या है, ये घूम रहा है, यानी इसमें बताना है आफ्टर हाफ रोटेशन, आफ्टर हाफ रोटेशन, यानी कि पहिया आधा घूम जाए। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P। तो एक बार इसको पॉज करो और सॉल्व करो, जल्दी जल्दी सॉल्व करके आओ, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलो कर लिया होगा। अब देखते हैं इसका आंसर। तो कई बच्चों ने इसका जो आंसर निकाला होगा, आई थिंक वो निकाला होगा πr, जिसने ईमानदारी से पोज करके किया होगा उसका एक आधों का, या कई बच्चों का शायद ये आंसर आया होगा πr। तो देखो यहाँ है, हम कहेंगे ये K पॉइंट है, आधा रोटेट कर जाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, πr ही करेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक है, बट ये गलत है, क्योंकि देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P। P पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट बताना है, P पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट बताना है। अब एक बात सुनो, जब ये आधा रोटेशन कर लेगा तो ये क्या सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी, आधे रोटेशन के बाद क्या ये K पॉइंट यहाँ आ जाएगा और आपका जो ये P पॉइंट है क्या यहाँ आ जाएगा P पॉइंट। ये भी घूम के ऊपर भी तो जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा तो P पॉइंट ऊपर चला जाएगा, K पॉइंट नीचे आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ ना, ये वाला है ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट हमने निकालना है, ये डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो ये कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये तो आपका सही था πr, आधे रोटेशन के बाद आधा डिस्टेंस कवर कर लेगा πr। ये कितना हो गया 2r। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा राइट एंगल ट्रायंगल से, इसका जब डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो कितना आएगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि πr का होल स्क्वायर और प्लस 2r का होल स्क्वायर अंडर द रूट, कितना आ जाएगा पाई स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर अंडर द रूट, r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा पाई स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, और इसका अंडर रूट, तो r स्क्वायर का अंडर रूट r हो जाएगा, r अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4। तो ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। देख लो एक बार, था ना अच्छा सा सवाल। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट निकालने भी आ जाते हैं, या तो जैसे मैंने पीछे एग्जांपल बताया एंगल की फॉर्म में, या इस तरह से। ठीक है, तो एक बार इसको पोज करो, नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, स्पीड एंड वेलोसिटी। करो, तो अब देखते हैं बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्पीड। पढ़ा हुआ ना सबने, वेलोसिटी को भी साथ में पढ़ लेते हैं। इसने क्या गुनाह किया भाई, कोई गुनाह नहीं किया, तो वेलोसिटी पढ़ लेते हैं जी, क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट साफ पढ़ा है तो इसको भी पढ़ लेते हैं। अब स्पीड और वेलोसिटी, इसमें बेसिक डिफरेंस सिर्फ कॉन्सेप्ट का है। अगर हम इसको फिजिकली समझें, यानी कि एक अनपढ़ आदमी को कहेंगे स्पीड और वेलोसिटी क्या है, तो उसको एक ही चीज़ लगेगी कि भाई कितनी स्पीड से जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से जा रहा है। हमें कहना 40 की स्पीड से गया, 50 की स्पीड से गया, स्पीड भी वही, वेलोसिटी भी वही। बट फिजिक्स के अंदर कंसेप्चुअली डिफरेंस हो जाते हैं। क्यों डिफरेंट हो जाते हैं,
जस्ट बिकॉज ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट है इसलिए। तो मान लो कोई बॉडी रुकी हुई है, जब ये चलना शुरू करेगी तभी इसकी स्पीड आएगी। ये बॉडी रुकी हुई है, जब ये चलना शुरू करेगी तभी इसकी क्या आएगी, चलना शुरू करेगी तभी उसकी स्पीड आएगी ना। तो हम क्या कह देते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। फिजिक्स में जो ये वर्ड है रेट, ये जहां भी आएगा इसका मतलब वहां वो टाइम से डिवाइड कर रहा है, ये याद रख लेना। कहीं भी आए रेट वर्ड का मतलब होता है, रेट ऑफ चेंज लिख दिया ना तो इसका मतलब टाइम से डिवाइड हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन किस रेट से चेंज हो रही है उसको हम कह देंगे स्पीड या वेलोसिटी, क्योंकि मैंने लिखा पोजीशन। अब पोजीशन में अगर मान लो मैं डिस्टेंस ले लूंगा तो स्पीड हो जाएगा, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट ले लूंगा यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस तो स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो वेलोसिटी। मान लो मैं कहता हूँ एक बॉडी 40 किलोमीटर कवर कर रही है, 40 किलोमीटर का टाइम 40 किलोमीटर कवर कर लिया 1 आवर के अंदर, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 40 किलोमीटर। ठीक है, तो ये स्पीड होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या है, अगर मान लो कम टाइम में ज़्यादा पोजीशन चेंज होती है तो वेलोसिटी या स्पीड ज़्यादा आएगी, ज़्यादा टाइम में कम चेंज आ रहा है तो स्पीड या वेलोसिटी कम होगी। यानी कि फॉर्मूला जो स्पीड का बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इधर वेलोसिटी का क्या बनेगा, वेलोसिटी का बस इतना फर्क आएगा, जहाँ डिस्टेंस है वहाँ डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, अपॉन क्या आ जाएगा आपका टाइम। बस इतना ही अंतर आना है, यहाँ डिस्टेंस अपॉन टाइम आने वाला है और यहाँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आने वाला है। यूनिट निकालोगे दोनों की सेम आएगी, इसकी भी मीटर पर सेकंड आएगी, इसकी यूनिट भी क्या निकल के आएगी मीटर पर सेकंड। अब इसमें बस फ़र्क ये आ जाता है कि जो डिस्टेंस है ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन नहीं होती। क्यों डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि डिस्टेंस की डायरेक्शन नहीं है, टाइम की डायरेक्शन नहीं है। बट ये क्या है, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। अब ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है ना, डिस्प्लेसमेंट में वेक्टर है, जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की वही डायरेक्शन क्या आएगी, वेलोसिटी की आएगी। ठीक है, तो हम इसलिए क्या देते हैं कि वेलोसिटी क्या है, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। और स्पीड की वैल्यू, इट्स वैल्यू कैन बी पॉजिटिव और जीरो बट नेवर बी नेगेटिव। इस स्पीड की वैल्यू जो है पॉजिटिव हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। अभी बॉडी मूव ही ना करे, स्पीड जीरो, ठीक है, रुकी हुई है। और बट नेवर बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकती स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए स्पीड भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। बट इसकी वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकती है। पॉजिटिव का एग्जांपल सबको पता है, पॉजिटिव जब होगा, जीरो और नेगेटिव में क्या है, जहाँ से गई वहीं वापस आ गई, डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलोसिटी जीरो। ठीक है, और नेगेटिव का होगा, जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी। ये एक छोटी छोटी बातें हैं मैंने जो स्पीड और वेलोसिटी के ओवरव्यू के बारे में दी है। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। अब इनकी टाइप इंपॉर्टेंट है, तो वो टाइप पढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लो। तो स्पीड और वेलोसिटी की टाइप्स क्या क्या है, देखो 4 टाइप इसकी हैं, 4 टाइप उसकी हैं। पहला है यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तीसरा है एवरेज स्पीड, और चौथा है इंस्टेंटेनियस स्पीड। सेम यहाँ है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये है,
एक स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। देखो 4 टाइप है। जो जो डेफिनेशन मैं इसमें बताऊंगा, इसके अंदर जहां मैं डिस्टेंस का इस्तेमाल करूंगा उस डिस्टेंस में बस डिस्प्लेसमेंट लिख देना, ये डेफिनेशन हो जाने वाली है। जैसे यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मतलब यूनिक फॉर्म, यूनिक फॉर्म, एक ही फॉर्म। जैसे स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म डाल के जाते हैं ना सब बच्चे, तो उसमें क्यों उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं? क्योंकि सब बच्चे एक ही फॉर्म में नजर आए। वाइट ड्रेस ब्लैक पैंट है तो वाइट ड्रेस ब्लैक पैंट, एक यूनिक फॉर्म आएगी। तो यहाँ भी क्या है, जब बॉडी की स्पीड में कोई बदलाव ही ना आए, जब बॉडी की स्पीड में कोई बदलाव ना आए तो उसको बोल देंगे यूनिफॉर्म स्पीड। और नॉन यूनिफॉर्म इससे उल्टा है, अगर बॉडी की स्पीड बदल रही है तो क्या कह देंगे? नॉन यूनिफॉर्म। बड़ा आसान सा है डेफिनेशन। स्पीड चेंज नहीं हो रही तो यूनिफॉर्म, और स्पीड चेंज हो रही है तो नॉन यूनिफॉर्म। अब हमें पता है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कब चेंज नहीं होगी? जब बराबर डिस्टेंस बराबर टाइम में ट्रेवल करेगा। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मान लो O से X बॉडी जा रही है, मैं कहता हूँ ये 20 मीटर का इंटरवल है, ये भी 20 मीटर का इंटरवल है, ये भी 20 मीटर का, इसको भी 5 सेकंड में, इसको भी 5 सेकंड में, इसको भी 5 सेकंड में वो ट्रैवल करता है, तो उसकी स्पीड क्या होगी? यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म क्या निकाल सकते हो? 20/5, 20/5, 20/5, सब में 4 आएगा। नॉन यूनिफॉर्म में क्या आता है कि या तो O से X ही रही है, या तो इंटरवल बराबर है और टाइम अलग है। मान लो ये 5 सेकंड में करता है, 10 सेकंड में करता है, 2 सेकंड में करता है, टाइम अलग अलग हो जाए। या O से X ही जा रही है, डिस्टेंस अलग अलग हो जाए, 20 मीटर है, ये 40 मीटर है, ये 30 मीटर है, इसको 5 सेकंड में, इसको भी 5 सेकंड में, और इसको भी 5 सेकंड में। तो कहने का मतलब क्या है? इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इस तरह की अगर कोई कंडीशन दे रखी है तो आपका पक्का वो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और उसमें हम डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट कर देंगे तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आएगा आपका यूनिफॉर्म स्पीड क्या है और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है। एवरेज स्पीड क्या होती है, यहाँ लिख देता हूँ। चलो, एवरेज स्पीड क्या है? तो एवरेज तब तक निकाला है। कोई चीज़ एवरेज कैसे निकालते हैं? बस जितना दे रखा है सबको जोड़ो, उसके नंबर से डिवाइड कर दो। तो यहाँ भी क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना टोटल टाइम लगा, वही क्या होती है? एवरेज स्पीड। इसमें भी यही है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम क्या हो जाएगी? एवरेज वेलोसिटी। और उसके बाद आती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो इंस्टेंटेनियस में इंस्टेंट वर्ड है। इस इंस्टेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? क्षण, कोई भी पल, है ना? पल 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 है, पल पल की स्पीड है ये। अब जैसे देखो, मान लो फिल्म देखी होगी तुमने। अब फिल्म देखते हैं, मान लो 3 घंटे की फिल्म देखी हमने। 3 घंटे की फिल्म में कहेंगे कि फिल्म कैसे थी? तुम कहोगे ओवरऑल फिल्म बहुत अच्छी थी। ओवरऑल फिल्म जो है बहुत अच्छी थी। तो वो एवरेज की बात है, तुमने उसके एवरेज की बात की, भी टोटल देखा और उसका बता दिया। बट मैं कहूँ फिल्म में हाँ ये पोर्शन बहुत अच्छा था, नहीं यहाँ फिल्म बहुत गड़बड़ थी, यहाँ तो बहुत ही अच्छा था। तो ये जो पॉइंट्स उठा रहे हैं अलग अलग, ये जो पॉइंट्स उठा रहे हैं अलग अलग, यही पॉइंट क्या है? इंस्टेंट। और इस टाइम पे जो पोजीशन मैंने बताई, तो इसी तरह इस टाइम पे अगर कोई वेलोसिटी की बात करेंगे या स्पीड की बात करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी कि स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। मैं O से X गया हूँ टोटल, अब इसमें मैं किस पॉइंट पे बहुत अच्छे से गया, किस पॉइंट पे ख़राब से गया, कहाँ मेरी गाड़ी रुकी, कहाँ नहीं रुकी, तो वो जो काम है वो कौन बताएगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल लेता हूँ, बाइक चलाते हैं सभी, स्कूटी चलाई होगी। अब बाइक स्कूटी चलाते हैं तो इन चारों में से कौन सी स्पीड मेजर करेगा? क्या वो यूनिफॉर्म मेजर करेगा, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज, इंस्टेंटेनियस? बताओ कौन सी करेगा? ऑब्वियस सी बात है इंस्टेंटेनियस करेगा, क्योंकि स्कूटी चला रहे हो, मुझे अभी देखने मेरी स्पीड कितनी है, स्पीडोमीटर देखो, ओ 40 मीटर की स्पीड है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तुरंत थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा, 40 से सीधा 50 हो गया, 60 हो गया, तो हर पल मुझे वो स्पीड बताता रहेगा। एवरेज तो जहाँ से शुरू किया था वहाँ ख़त्म करने के बाद जो स्पीड आती है उसको बोलते हैं। और यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, हालांकि हो सकता है कि मैं ये जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म से जा रहा हूँ या नॉन यूनिफॉर्म से, बट स्पीडोमीटर क्या बता रहा है? वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बता रहा है आपको, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म नहीं बता रहा वो। ठीक है, तो
तो ये होता है इन चारों की टाइप की एक्सप्लेनेशन। अब मैं इसमें से क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है कि बॉडी की ये जो एवरेज और इंस्टेंटेनियस है ये दोनों स्पीड बराबर हो जाए। इज इट पॉसिबल दैट अ बॉडी हैव इक्वल एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी कि या अंडर व्हाट कंडीशन एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। बताओ क्या आंसर होगा, सोचो मन में, मैं बताता हूँ। यस, हो सकता है एवरेज और इंस्टेंटेनियस बराबर होते हैं। कब? जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में हो, यूनिफॉर्म मोशन में हो इन ए स्ट्रेट लाइन। व्हेन अ बॉडी मूव्स यूनिफॉर्मली इन ए स्ट्रेट लाइन तो उसका एवरेज और उसका इंस्टेंटेनियस दोनों के दोनों बराबर आएंगे। जैसे ये एग्जांपल लिया था ना यूनिफॉर्म का। अब इसमें देखो ओवरऑल टोटल एवरेज निकालेंगे कितना आएगा, 20 60 बटे में 15, 4 मीटर पर सेकंड। और यहाँ निकालो 4 मीटर, यहाँ निकालो 4, हर बार 4 4 आ रही है, तो इसका मतलब एवरेज इंस्टेंटेनियस क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये जो आपका एवरेज स्पीड है और आपका जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। एज इट इज वेलोसिटी के साथ इसका कंसेप्ट है। ठीक है, तो अब कुछ अच्छे सुंदर सुंदर न्यूमेरिकल देखते हैं एवरेज स्पीड के, और उसके बाद आएंगे फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड के। तो सबसे पहले हम देखेंगे एवरेज स्पीड के कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स। तो देखते हैं बेटा, तो एक क्वेश्चन देखते हैं कि एक बॉडी ए से गई बी पर, ए से गई बी पर, और ए से बी का डिस्टेंस दे रखा है आपको, मान लो 60 मीटर। ए से बी तक गई, ए से बी तक जाने में उसको टाइम लगा 5 सेकंड का। बी से वापस ए पर आ गई और बी से वापस ए पर आने में उसको टाइम लगा 4 सेकंड का। तो बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। बड़ा आसान सा सवाल है, देखो वैसे पोज करके सोल्व भी कर लेना, उसके बाद देखना। एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, जाने में 60 और आने में 60, तो टोटल हो गया 120। जाने में टाइम 5 सेकंड, आने में टाइम 4 सेकंड, 9 सेकंड। 120 बटा 9 इसका आंसर आ जाएगा, सोल्व कर देना इसको। एवरेज वेलोसिटी तो बहुत आसान है, ए से बी गई, बी से वापस ए आ गई, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। डिस्प्लेसमेंट 0 होते ही एवरेज स्पीड भी क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 0। बड़ा आसान सा सवाल था नहीं? तो अब इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब मैंने कहा कि बॉडी ए से बी गई, ए से बी गई 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बी से ए वापस आई 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ध्यान देना, कहते कोई बॉडी कह दे, कार कह दे, ए से भी गई 40 की स्पीड से, वापस आई 60 की स्पीड से, एवरेज स्पीड निकालो। वेलोसिटी की बात नहीं कर, क्योंकि वो तो 0 आनी है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाना है। एवरेज स्पीड बताओ, जल्दी पोज करो, सोल्व करो। कर लिया, चलो देखते हैं। तो कईयों का आंसर आएगा 50 किलोमीटर पर आवर, जो गलत है। देखा ना, 40 गया, 60 गया, टोटल कितना था, 60 जमा 40 और 2 से डिवाइड कर दिया, फटा 50 आ गया। बहुत अच्छा। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो क्यों नहीं है, सोल्व करते हैं, पता लग जाएगा। ए से बी का डिस्टेंस आपको नहीं गिवन, मैंने मान लिया डिस्टेंस x है। हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ना तो यहाँ आपको डिस्टेंस गिवन है, ना आपको टाइम गिवन है, कुछ भी गिवन नहीं है। बट हमें ये जरूर पता है कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये तो हमें पता ही है। अब टोटल डिस्टेंस कितना होगा, हमने मान लिया कि ये x है, तो टोटल डिस्टेंस x प्लस x 2x होगा, बिल्कुल होगा। टोटल टाइम, मान लो जाने का टाइम t1, आने का टाइम t2, तो t1 प्लस t2, जाने का टाइम t1 और आने का टाइम t2, तो ये ले लिया। ठीक है, अब निकालो 2x अपॉन,
अब टाइम का फॉर्मूला यहाँ से देखो क्या आएगा, टाइम यहाँ ले जाओ तो क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही फॉर्मूला तो होता है टाइम का। तो डिस्टेंस कितना जानेगा, x कितनी स्पीड से, 40 की स्पीड से, तो x बटे 40। t2 कितना, डिस्टेंस x कितनी स्पीड से, 60 की स्पीड से, लो जी 60 की स्पीड। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये ऊपर हो गया 2x, नीचे इसको एलसीएम को सोल्व कर दो, यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 और 40 का कितना 120 आ गया। तो 40 से 3 पे कट गया 3x और 60 से 2 पे 2x, तो टोटल कितना आ गया 5x अपॉन 120, 120 चला जाएगा ऊपर, तो 2x इंटू 120, नीचे आ गया 5x, x से x कट गया, 5 से इस पे काट दो, कितने पे कट जाए 24 पे, ठीक है। तो 24 दूनी 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर इसका क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आएगा। तो ये आंसर आएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसकी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है। ऐसा कब करेंगे, जब 40 से मैं 60 करके और फिर मैं इसको कह दूं कि 2। इसी सवाल को मैं इस तरह से भी कर सकता था कि मैं ए से, मतलब इस सवाल की स्टेटमेंट कह रहा हूं, बदल सकता था। ए से मुझे जाना है बी पर, और मैंने कह दिया कि ए से बी जाना है, मगर इसका मैंने आधा डिस्टेंस है ना, गया x वापस आया तो बराबर है, तो मैं कहता हूं आधा डिस्टेंस वो 40 की स्पीड से गया और आधा डिस्टेंस वो 60 की स्पीड से गया, तो क्या होगा आंसर, तो आंसर ये आएगा, तब भी यही आंसर आएगा। और इसको सोल्व करने का एक शॉर्टकट भी होता है कि इस तरह से अगर आपको गिवन हो कि जब डिस्टेंस बराबर दे रखा हो, ध्यान रखो डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा आधा डिस्टेंस ये x/2 ये x/2, तो बराबर है डिस्टेंस। तो उस टाइम पे और दो स्पीड दे रखी हो अलग अलग, तो फॉर्मूला होता है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। अब तुम कहोगे सर ये आया कहाँ से, तो चलो आपको बताते हैं ये आया कहाँ से, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको एक बार नोट कर लेना, फिर हम आया कहाँ से पहले वो पढ़ते हैं, फिर एक दो सवाल और करते हैं जो तुम्हें और अच्छे लगेंगे एवरेज स्पीड के। तो देखो, मैंने मान लिया कि कोई बॉडी ट्रैवल कर रही है, ठीक है, O से X तक, बहुत सारे इंटरवल हो सकते हैं। अभी मैं इंटरवल मान रहा हूँ x1, x2, x3, x4 अप टू xn। मैंने नहीं माना कि डिस्टेंस के इंटरवल बराबर है, वो बाद में स्पेशल केस में कर लेंगे। अलग अलग डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से ट्रैवल कर रही है बॉडी, x1, x2, x3, x4, v1, v2, v3, v4 से ट्रैवल कर रही है। एवरेज स्पीड क्या होगी, देखो एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn, और क्या टोटल टाइम, टाइम क्या होगा t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू tn, यही तो होगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब टाइम तो गिवन नहीं है, गिवन क्या है, स्पीड गिवन है, तो इसका फॉर्मूला इसकी फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो v एवरेज कितना आएगा, x1 प्लस x2 प्लस अप टू xn अपॉन टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो t1 क्या होगा x1 बाय v1, t2 क्या होगा x2 बाय v2 प्लस अप टू xn बाय vn। तो ये अलग अलग इंटरवल दे रखे होते तो ऐसे फॉर्मूला हम सॉल्व कर सकते थे। बट अब अगर मैं मानता हूं इफ x1, x2, x3 इक्वल टू xn, x1, x2, x3 अप टू xn, n इंटरवल तक हो गए और सब बराबर हैं किसके, x के, यानी कि बिल्कुल बराबर 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 डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से, ध्यान यहाँ रहे, क्योंकि ये कंसेप्ट मिस हो गया ताकि कई एवरेज स्पीड क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो हम इसमें पढ़ रहे हैं x को, तो यहाँ क्या आएगा v एवरेज, देखो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, अगर मान लो 10 बार आएगा तो 10x, तो n बार आएगा तो nx, ठीक है। x1, x2, x3 ये सारा हमने जोड़ दिया तो nx आ गया। अब x बाई v1, x बाई v2, x बाई v3, x बाई vn, तो x तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3 अप टू सो ऑन। तो x से x कट गया और v एवरेज कितना आया, n अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3 अप टू सो ऑन। अब क्या करो,
मुझे तो ये निकालना है ना वी एवरेज, वैसे तो ये आ गया, बट इसको और आसान थोड़ा सा बनाना है, तो क्या करो इसको इधर ले जाओ और वी एवरेज को इधर ले आओ, तो क्या आ जाएगा n बटे में वी एवरेज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये फाइनल शॉर्टकट आ गया आपका कि जब इंटरवल बराबर दे रखे हैं, 2 इंटरवल दे रखे हैं, 3 इंटरवल दे रखे हैं, 4 इंटरवल दे रखे हैं, तो आपने फॉर्मूला ये इस्तेमाल करना है n बटे वी एवरेज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये करना है। अब देखो जो मैं शॉर्टकट बता रहा था ना 2 का, यही देख लेते हैं। अब मान लो 2 इंटरवल है तो n की जगह कितना आ जाएगा, वही करोगे ना, 2 इंटरवल है तो एक x ये एक x ये, a से b गया, 2 इंटरवल है तो n की जगह कितना रख देंगे 2 बटे में v एवरेज, जब मैं सीधा v लिख रहा हूँ 1/v1, ये v1 स्पीड से गया, v2 स्पीड से गया, तो 1/v1 प्लस 1/v2, तो 2 बटे में v इज इक्वल्स टू v1 v2, ऊपर हो जाएगा v1 प्लस v2, और यहाँ से v कितना आएगा तो इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, खत्म बात। तो ये शॉर्टकट था। ये 2 के लिए है कि कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने बहुत फास्ट करना है, जल्दी करना है, तो कैसे करेंगे, जब 2 इक्वल इंटरवल दे रखे तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये क्या आ जाएगा 2 के लिए। अगर 3 के लिए है तो ये 3 के लिए ऐसे नहीं, 3 के लिए फिर 3 बटे वी एवरेज 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 अप टू सो ऑन। 3 हो 4 हो, इसको नोट कर लो एक बार पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लो। अब मान लो मैंने 2 के बजाय मैं 3 का कहता हूँ, हैं, तो 3 वाला तुम एक बार खुद निकाल के मुझे बताओ जल्दी से कितना होगा। फिर एक ट्रिकी क्वेश्चन मैं तुम्हें अगला देता हूँ, उसको करना बड़ा आसान है। O से X बॉडी गई, मैंने कहा 1/3 डिस्टेंस 1/3 डिस्टेंस 1/3 डिस्टेंस, मैंने कहा O से X गई बॉडी 1/3 डिस्टेंस 40 की स्पीड से ट्रेवल किया, 40 किलोमीटर पर आवर, अनदर किया 60 किलोमीटर पर आवर, और अनदर किया उसने 30 किलोमीटर पर आवर। चलो तो इसकी एवरेज स्पीड बताओ कितनी है, 40 से 60 से फिर 30 से, फिर बताओ एवरेज स्पीड कितनी होगी जल्दी बताओ, पॉज करो नोट करो। कर लिया होगा सोल्व, देखो 3 इंटरवल है तो 3/v 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, यही करूँगा, बिल्कुल करूँगा। 3 बटे में v इज इक्वल्स टू 1/40 प्लस 1/60 प्लस 1/30, एलसीएम कितना आ जाएगा 120, यहाँ आएगा 3 प्लस 2 प्लस 4 इक्वल टू 3/v। ठीक है ना, एलसीएम तो लेना सबको आता ही है। अभी कितना हो गया 3 2 5 और 4 9/120, तो v कितना होगा, v उधर ले जाओ 120 इंटू 3/9, 3 से 3 पे कट गया तो 120/3 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बस बड़ा सिंपल सा सवाल था। ठीक है, यानी कि ये शॉर्टकट अगर पता है आपको तो बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा, नहीं तो सोल्व तो वैसे भी कर लोगे मगर वो टाइम ज़्यादा कंज्यूमिंग होगा, तो इसको आसानी से कर सकते हैं। अब एक और थोड़ा सा अच्छा सा सवाल देखते हैं, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन देखते हैं। अब वो क्या कह रहा है आपको, अब क्वेश्चन ने कहा कि भाई बॉडी O से जा रही है X, O से X जा रही है, और उसने कहा कि हाफ डिस्टेंस, हाफ नहीं 1/3 डिस्टेंस बॉडी ने 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया। ए बॉडी कवर्स 1/3 डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस विथ 40 किलोमीटर पर आवर्स। पहला 1/3 किया 20 की स्पीड से, और जो बच गया उसको 40 की स्पीड से किया। तो तुम ये बताओ कि इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी, ये बताना तुमने। ठीक है, जल्दी पॉज करो, नोट करो, सोल्व करो जल्दी फटाफट। कर लिया होगा, देखते हैं। अब इसमें देखो थोड़ा सा ट्रिक लगा दो। यहाँ डिस्टेंस, यहाँ 1/3 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 2/3 होगा, 2x/3। अब ये डिस्टेंस तो बराबर नहीं है, तो हम 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि वो तब लगाएंगे जब ये डिस्टेंस बराबर है। किसी ने अगर वो लगा के निकाला है तो गलत है। तो देखो क्या करेंगे, क्या मैं 2x/3 को ये नहीं मान सकता x/3 और x/3 कर ही सकते हैं, 2/3 को x/3 अब इसमें भी स्पीड 40 है, इसमें भी स्पीड 40 है, तो 3 वाला लगा दो ना, 3/v इज इक्वल्स टू 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, तो 3/v इज इक्वल्स टू 1/20 प्लस 1/40 प्लस 1/40। एलसीएम आ गया कितना 40 और 20 का एवरेज 40 ही आएगा, तो एलसीएम सॉरी, तो कितना हो जाएगा 2 1 1
4/40 1/10, तो 3/v क्या है 1/10, तो v कितना है 30 km/h। ये इसकी एवरेज स्पीड आ गई। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, नोट करो जल्दी और फिर देखते हैं अपना नेक्स्ट। तो एक सुंदर सा सवाल और देखते हैं बेटा, एक एवरेज स्पीड और वेलोसिटी का ही है। अब इसको भी ध्यान से पढ़ना। करें अ बॉडी ट्रेवल्स हाफ डिस्टेंस विद ए वेलोसिटी v नॉट। एक बॉडी हाफ डिस्टेंस यानी कि जो टोटल डिस्टेंस है उसका आधा v नॉट से ट्रेवल कर रही है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वॉज कवर्ड विद वेलोसिटी v1 फॉर हाफ द टाइम एंड विद वेलोसिटी v2 फॉर अनदर हाफ ऑफ द टाइम। फाइंड एवरेज या मीन वेलोसिटी निकालनी है। अब देखो क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है, इसको डायग्राम से समझो भाई। O से लेकर X तक ये टोटल डिस्टेंस था। उसने कहा कि भाई आधा डिस्टेंस यानी कि x/2, और आसानी से सोल्व करना है तो मान लो मैं मान लेता हूँ भाई टोटल डिस्टेंस 2x है। टोटल डिस्टेंस 2x है तो ये x हो गया, ये x हो गया, ठीक है। मान लिया, मान कुछ भी सकते हो, 2x मान लो, सोल्व करना आसान हो जाएगा। तो ये x हो गया, ये x हो गया। ये आधा डिस्टेंस उसने कितनी स्पीड से ट्रैवल किया है v नॉट से इसने ट्रैवल किया है, ठीक है। और उसके बाद बाकी जो बच गया रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिस्टेंस वाज कवर्ड विद वेलोसिटी v1 फॉर हाफ द टाइम एंड विद वेलोसिटी v2 फॉर हाफ द टाइम। उसने कहा कि ये जो बच गया ना इसके दो हिस्से कर दो, यानी कि यहाँ से इस O पॉइंट से इस X पॉइंट तक पहुँचने में जितना उसको टाइम लगा उसके आधे टाइम में वो कितनी स्पीड से गया है v1 और बाकी आधे टाइम में कितनी स्पीड से गया है v2। अब बड़ा ध्यान से देखना, उसने डिस्टेंस को नहीं बांटा, उसने टाइम को बांटा है। किसको बांटा है? टाइम को। बड़ा ध्यान से, वो कह रहा है कि हाफ टाइम यानी कि O से X तक, अगर मैं कहता हूँ यहाँ से यहाँ तक का टोटल टाइम t है तो ये होगा t/2 और ये होगा t/2, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का टाइम मान लो मैं मानता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है t1, यहाँ से यहाँ तक का टाइम t1, यहाँ से यहाँ तक का टाइम t, इस t में आधा ही हो गया स्पीड ये और ये, ठीक। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है एवरेज वेलोसिटी यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है O से लेकर X तक टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 2x है। टोटल टाइम कितना है t1 इसका और t इसका, तो एक t1 निकाल लो एक t निकाल लो, आ जाएगा आंसर। तो निकालते हैं t1 और t। तो सबसे पहले t1 निकालते हैं। t1 क्या है? O से x तक यहाँ तक जाने का टाइम कितना लगा। तो अब एक चीज़ देखो, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड x/v। तो डिस्टेंस कितना x, स्पीड कितनी v नॉट, तो t1 तो बड़ा आसानी से आ गया x/v0। अब निकालना है ये t। अब देखो या तो हमें ये गिवन होता कि O से x तक जो है कितनी स्पीड से गया, अगर वो स्पीड गिवन होती पूरी O से x तक एक ही तो x/y कर देते वो आ जाता। बट वो कह रहा है कि हाफ टाइम के लिए v1 और हाफ टाइम के लिए v2, और हमें ये भी नहीं पता कि टाइम कितना लग रहा है ना। तो एक चीज़ तो हम कर सकते हैं ना कि देखो यहाँ से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इनटू में टाइम, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या आएगा x आएगा ना। ये इक्वेशन मान लो 2 हो गई, ये इक्वेशन 1 हो गई। नाउ इस पॉइंट का नाम रख लो OP। x किसके बराबर है? OP प्लस PX। अब मान लो OP को मान रहा हूँ x1 और PX को मान रहा हूँ x2। ये ध्यान रखना, ये डिस्टेंस बराबर नहीं है, x प्लस x नहीं है, डिस्टेंस को आधा आधा नहीं बांटा, टाइम को आधा आधा बांटा हुआ है। तो इसको x1 मान लिया, इसको x2 मान लिया। अब x क्या होगा, x1 क्या होगा? डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू में टाइम, यानी कि v1 इनटू में t/2 प्लस
स्पीड इंटू में टाइम, v1 इंटू में t/2, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू में टाइम। तो क्या कॉमन आ जाएगा, t/2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा v1 प्लस v2, ये आ गया। निकालना क्या है, t निकालना है, t निकाल लो। t कितना आएगा यहाँ से, क्योंकि मुझे t तो चाहिए, तो t कितना आएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है, इतना आ गया। ये दोनों वैल्यू इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन 2 की वैल्यू, इक्वेशन 3 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, v एवरेज कितना आएगा आपके पास, ऊपर था 2x, नीचे हो गया t1, और t1 कितना है x अपॉन v0 प्लस t कितना है 2x अपॉन v1 प्लस v2। अब इसको ज़रा सोल्व करते हैं। एलसीएम आ जाएगा v0 इंटू में v1 प्लस v2, यहाँ से v0 कट गया, क्या आएगा x इंटू v1 प्लस v2 प्लस, यहाँ क्या आएगा v1 प्लस v2 कट जाएगा 2x इंटू v0। अब और ऊपर है 2x, नीचे क्या आ गया, इसमें से कॉमन ले लो x, इन दोनों में से, तो यहाँ क्या बचेगा v1, यहाँ बचेगा v2 प्लस यहाँ क्या बचा x तो गया, 2v0 बच गया ना, समझ में आ रहा है, x कॉमन लिया, इन दोनों में से x कॉमन लिया, अंदर बच गया v1 प्लस v2, और यहाँ से x बाहर चला गया तो क्या बच गया 2v0, और नीचे क्या है v0 इंटू v1 प्लस v2, x से गया x कट, इसी एक पलट के चला जाएगा ऊपर, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, v एवरेज इज इक्वल्स टू 2v0 इंटू v1 प्लस v2 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस 2v0। ये आपका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो एक बार देख लो, नोट करो इसको पॉज करके, फिर हम थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक एक रहता है उसको कवर करके इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, जल्दी फटाफट सॉल्व करो। तो बेटा अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने ये क्वेश्चन किया कि भाई इक्वल डिस्टेंस दे रखे हैं तो एवरेज कैसे निकालते हैं। अब अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए O से X और मैं टाइम इक्वल कर दूं, तो टाइम इक्वल में बड़ा शॉर्टकट है, उसको भी एक बार समझते हैं। कि मान लो भाई मैंने बहुत सारे इंटरवल दे दिए, ये v1 स्पीड, ये v2 स्पीड, ये v3 स्पीड, ये vn स्पीड तक, t1 टाइम में, t2 टाइम में, t3 टाइम में, tn टाइम में। यहाँ डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हो, सिर्फ किसकी बात कर रहा है, स्पीड और टाइम की। तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी, फॉर्मूला तो वही है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो v कितना आएगा, टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, स्पीड इंटू में टाइम। अब डिस्टेंस तो दे नहीं रखा ना, वैसे तो हम ये लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn, और नीचे आ जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू tn। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम। तो v1 इंटू में t1, v2 इंटू t2, v3 इंटू t3 और vn इंटू tn अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू tn। ये फाइनल आंसर आ गया। अब इसी में अगर मैं ये मान लूँ कि जो t1 है, t2 है, t3 है अप टू tn है, ये सारी वैल्यूज आ गई, ये सारी वैल्यूज आ गई बराबर t के। तो हर t1 t2 t3 जहाँ लिखा वहाँ t लिख दो, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, जब t लिखोगे तो t कॉमन आ जाएगा इसमें से, अंदर बचेगा v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn होल डिवाइड में t प्लस t प्लस t प्लस t, 10 बार आएगा 10t, 50 बार आएगा 50t, n टाइम्स आएगा तो n इंटू में t से t गया कट, तो v क्या आ गया, v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn अपॉन n। मतलब क्या हुआ कि जो स्पीड दे रखी है सीधे उसको जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, बस ख़त्म बात, आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि बॉडी O से X जा रही है हाफ टाइम के लिए 40 की स्पीड से, हाफ टाइम के लिए 60 की स्पीड से, टोटल एवरेज स्पीड 50,
अब 50 आएगा, जैसे उसमें निकाल लेते। अगर मैं इसी में कहता हाफ डिस्टेंस तो 48 आंसर आया था, मगर मैंने कहा हाफ टाइम तो 50 आएगा। इसी बात का ध्यान रखना है। अब वो टाइम इंटरवल बराबर होने चाहिए, ये आपने ध्यान रखना। ये नहीं कि कोई भी टाइम इंटरवल दे रखा, उठा के शॉर्टकट ये लगा दिया, फिर स्पीड जोड़ी और आंसर निकाल दिया। तो ध्यान क्या रखना, पिछले केस में बराबर बराबर डिस्टेंस होने चाहिए था तो वो फॉर्मूला लगेगा, फिर बराबर बराबर टाइम होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। और इस तरह से कोई भी आप एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आज का ये अपना लेक्चर था, इंट्रोडक्शन पार्ट था काइनेमेटिक्स का, जिसके अंदर हमने एवरेज स्पीड को ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है। अगले वीडियो में जब हम आएंगे तो हम इंस्टेंटेनियस स्पीड को पढ़ेंगे और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को पढ़ेंगे, और उससे पढ़ने से पहले आपको मैथमेटिकल टूल पढ़ना ज़रूरी है। तो मेरी अगली वीडियो मैथमेटिकल टूल पर रहने वाली है, तो उसको देखना, इसको पढ़ना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फिजिक्स कीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।